वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ONGC रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है या फिर वो प्रोडक्शन ड्रिलिंग सीमेंटिंग इन पोस्ट के लिए ONGC एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में या फिर हम इस सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और आज जिस सब्जेक्ट से हम ये एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स का ये पार्ट 1 होगा। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना है आपको। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मैकेनिकल ONGC मैकेनिकल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो Mygovtrack ये एप्लीकेशन Mygovtrack प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है या फिर इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो यहाँ से आप इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स, जिसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन से। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, सॉल्यूशंस भी देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उस कंसेप्ट्स के ऊपर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना या फिर आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय व्हाट। ओके, ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर लॉ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले बात तो इस क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बहुत एग्जाम में आ चुका है। वो क्वेश्चन कौन सा कि द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज डैश डैश। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये ऑलरेडी क्वेश्चन इसके पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हुआ, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट ये किस, इट इज गिवन बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइसोलेटेड सिस्टम पता है क्या कि क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और दूसरा होता है लास्ट वाला आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये हम देखते हैं। इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन में क्या होता है, क्लोज में क्या होता है, आइसोलेटेड में क्या होता है। ठीक है, सी ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मास ट्रांसफर दोनों भी होता है। एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर या फिर मैटर ट्रांसफर भी हो रहा है। ठीक है, ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम इज सच ए सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है। किसमें, क्लोज सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि मास ट्रांसफर भी नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो ये 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स आपको पता चल गए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट। ठीक है, क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर हैपन and no, there is no mass transfer in closed system, and isolated system is a system in which neither mass transfer nor energy transfer. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अगर दिया है तो आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफर 0 है, एनर्जी ट्रांसफर भी 0 है, राइट। तो ये डेल्टा E 0 हो गया किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। अभी सी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, जैसे कि मैंने अभी बताया। दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एब्सेंट, देयरफॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मास 0 है, एनर्जी 0 है, दैट इज कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है आइसोलेटेड में, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होगा तो क्या है, dq इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस dw। और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो डेल्टा E क्या होगा, यहाँ पे 0 है, राइट, डेल्टा E तो 0 होता है आइसोलेटेड सिस्टम का,
तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? डी क्यू इज इक्वल समेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो ये हमें किसकी याद दिला रहा है? ये ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट विच इज गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिकॉज आइसोलेटेड में डेल्टा ई 0 होता है और फर्स्ट लॉ जो है डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू। तो डेल्टा ई तो हमारा 0 हो गया, तो समेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डब्ल्यू फॉर अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो है फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का, हम जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, तो इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे तो आपके चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हीट एंड वर्क आर ऑप्शन ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी पॉइंट फंक्शन या फिर ऑप्शन डी पाथ फंक्शन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में सेकंड का जो भी ए बी सी डी जो भी आंसर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। सो हीट एंड वर्क आर व्हाट? दे आर पाथ फंक्शंस। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो प्रॉपर्टीज है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो ओएनजीसी अपकमिंग जो आपकी मैकेनिकल की एग्जाम है, इस एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चांसेस है। तो हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए और उसी के साथ पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। एनीवे, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, ये करेक्ट आंसर हुआ इसका ऑप्शन डी। तो उनको पाथ फंक्शन क्यों बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन क्यों नहीं बोलते, या फिर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये हम देखते हैं। सी हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शंस, देयर मैग्नीट्यूड, क्यों पाथ फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग अ प्रोसेस एज वेल एज द स्टेट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो सिर्फ पॉइंट फंक्शन मतलब क्या, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज जो है ना सिर्फ एंड स्टेट पे ही डिफाइंड होती है। बट अगर पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन मतलब ये किस पाथ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये पाथ के ऊपर भी उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। जैसे कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस। और जो बचे हुए बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये हम सिर्फ एंड स्टेट पे ही डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे प्रेशर P2 था। ठीक है, हम सिर्फ एंड स्टेट पे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे वॉल्यूम V2 था, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था। ठीक है, सिर्फ हम एंड स्टेट पे इनकी वैल्यूज डिफाइन करते हैं। बट हीट एंड वर्क क्या होता है, ये पाथ पे डिपेंड होते हैं। वर्क एंड हीट आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट इज अ, ठीक है, ये तो सही है कि दोनों जो है ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। हीट मतलब क्या, इट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, एंड वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद द फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। ऑब्वियसली ये हीट का डेफिनेशन आपको पता होगा कि इट इज द energy transfer due to temperature differences, and work is the energy transfer associated with the force acting through a certain distance. ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई आपको। एंड स्टेट्स एंड जो पाथ पे डिपेंड होता है ये कैसे होता है, अभी हम प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे पाथ फंक्शंस एंड पॉइंट फंक्शंस के बारे में। सी फर्स्ट कॉलम है पॉइंट फंक्शन का, एनी क्वांटिटी हुज चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इज नोन एज पॉइंट फंक्शन, कि पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, पॉइंट फंक्शन मतलब उन क्वांटिटी का चेंज जो है ये सिर्फ एंड स्टेट पे ही डिफाइंड होता है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। एनी क्वांटिटी whose change is independent of the path is known as point function, but in the case of path function the value of which depends on the path followed during a change of state it is known as path function. ठीक है, ये इस पे नाम में पाथ है ना, तो पाथ है तो पाथ पे डिपेंड होगा, पॉइंट है तो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे ही डिपेंड होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी इन अ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द स्टेट, एंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट, एंड द पाथ फंक्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑन द प्रॉपर्टी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स।
पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, पाथ फंक्शंस आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। पॉइंट फंक्शंस के एग्जांपल्स देखें तो प्रॉपर्टीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट फंक्शन। जितने भी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब कुछ जो है प्रॉपर्टीज पाथ पॉइंट फंक्शंस है। एंड पाथ फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस। ठीक है, बेसिकली ये मेन एग्जांपल्स है पाथ फंक्शंस के। हीट एंड वर्क एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस एंड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी आर द पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी हम अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू। सी क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी। विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर इंटेंसिव। ठीक है, अभी क्या पूछा है कि कौन से प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है। ये मतलब मोस्टली एग्जाम में आ ही जाता है क्वेश्चन की कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है, कौन से एक्सटेंसिव है, ये बताओ। ठीक है, तो आपको व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, उनके एग्जांपल्स, ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे हर बार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर और वीडियोज अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे भी क्लिक करते रहना। तो देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम देखते हैं अभी। सिंपल अगर बेसिक में बताऊं मैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द मास। सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है इंटेंसिव का। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द मास। आई से आई आप याद रख सकते हो, आई से आई। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑन द मास। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। So the properties of a system which are independent of the mass of the system are known as intensive properties. For example, pressure, density, temperature, all the specific properties are intensive properties. Extensive properties क्या होती है? Which are dependent on the mass of the system is known as extensive properties. जैसे कि energy, volume, entropy, etc. are the extensive properties. तो अभी और कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब जिसके भी आगे आपको स्पेसिफिक दिखे, स्पेसिफिक एंट्रोपी या फिर स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो ये स्पेसिफिक नाम अगर आता है ना आगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो पक्का 100% इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो इंटेंसिव ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में देखें आप तो स्पेसिफिक एंट्रोपी है, तो ये तो इंटेंसिव हो गया कंफर्म, क्योंकि इसके नाम के आगे ही स्पेसिफिक है। और एक बात कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव टू द एक्सटेंसिव, ये बन जाती है इंटेंसिव। ये आपको ध्यान में रखना है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो मास ही है, वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मास, तो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, तो इट बिकम्स इंटेंसिव। तो डेंसिटी जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है आपको। डेंसिटी इज नथिंग बट इंटेंसिव बिकॉज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव। तो टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, विस्कोसिटी भी इंटेंसिव है, स्पेसिफिक एंट्रोपी तो इंटेंसिव है ही है, थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द मास, जैसे कि एंट्रोपी, वॉल्यूम, एनर्जी, ठीक है, ये सब जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कुछ मैंने प्रॉपर्टीज नोट डाउन की है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये थोड़ा बहुत तो ओवरलुक करना है इन पे। सी टेम्परेचर, डेंसिटी, हार्डनेस के बारे में पूछते हैं कि हार्डनेस कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो हार्डनेस ध्यान में रखना है आपको, हार्डनेस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कलर, कॉन्सेंट्रेशन पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, कॉन्सेंट्रेशन, हार्डनेस, ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये नोट डाउन करके रखना है।
ठीक है, क्योंकि पता नहीं रहता ना, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज हम नहीं यूज करती है। प्रेशर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है तो ऑब्वियसली इंटेंस होगा। मोलैलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव की बात करें तो मोल एनर्जी, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इंटेंसिव में दो इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट करके रखो। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ये भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, पंप, टरबाइन, नोजल, एंड अगेन उनका फंक्शन या फिर उनकी प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ दी हुई है, तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। क्लोज सिस्टम मतलब क्या, द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्ड। ठीक है, क्लोज सिस्टम अभी हमने देखा था, किधर गया पीछे, एक क्वेश्चन में देखा था ना अभी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर यहाँ पे 0 होता है। ओपन सिस्टम में दोनों होता है, आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता। तो यही कंसेप्ट हम इधर भी लगाएंगे। किधर गया, हाँ, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, कौन सा आएगा इसमें, हीट एंड वर्क इंटरैक्ट, राइट, क्योंकि ओनली एनर्जी, हीट एंड वर्क आर द फॉर्म मोड्स ऑफ एनर्जी, राइट। अभी हमने देखा था कि हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ एनर्जी, और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट का क्या आ सकता है, फर्स्ट का आ सकता है डी। ठीक है, डी आएगा फर्स्ट का। सेकंड में क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट मतलब एनर्जी एंड मास दोनों भी ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज हीट, मास एंड वर्क इंटरैक्ट। तो सेकंड का आ सकता है सी, बराबर है। पंप क्या करता है, पंप प्रेशराइज करता है। ठीक है, प्रेशर का इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, पंप क्या करता है, इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर। तो थर्ड का आ सकता है ए। फोर्थ का क्या आ सकता है, देखो फोर्थ क्या है, टरबाइन में क्या हमें क्या मिलता है, टरबाइन से वर्क मिलता है, तो टरबाइन डिलीवर्स वर्क, फोर्थ का आएगा ई। और फिफ्थ का बचा हुआ क्या आएगा, नोजल क्या करता है, इंक्रीज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली नोजल में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट होती है, तो नोजल क्या करता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फिफ्थ का आएगा बी। ठीक है, तो ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग, क्लोज सिस्टम, हीट एंड वर्क इंटरैक्शन, ओपन सिस्टम, हीट मास वर्क इंटरैक्ट, थर्ड का पंप जो है इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, फोर्थ टरबाइन डिलीवर्स द वर्क, एंड फिफ्थ वाला नोजल इंक्रीज इन द, नोजल क्या था, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज। मतलब ये ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, कि बेसिस ऑफ टेम्परेचर कौन सा लॉ। ठीक है, और उसके बाद बेसिस ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी कंसेप्ट किसके ऊपर, किस लॉ के ऊपर डिपेंड होता है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। द लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ क्या है, आपको पता है जीरोथ लॉ क्या है, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए अगर इक्विलिब्रियम है विद सी, बी अगर इक्विलिब्रियम है विद सी, देन ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए एंड सी का टेम्परेचर सेम है, बी एंड सी का टेम्परेचर सेम है, देन ए एंड बी का टेम्परेचर भी सेम होगा, ये बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इट इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जीरोथ लॉ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, ये अभी जीरोथ लॉ मैंने अभी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, ए बी का टेम्परेचर सेम होगा, ए सी का टेम्परेचर सेम होगा, तो बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो कंसेप्ट ये है, यहाँ पे एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जीरोथ लॉ क्या कंसेप्ट दे रहा है, टेम्परेचर का कंसेप्ट जीरोथ लॉ दे रहा है अपने को। फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स है। जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड थर्ड सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अभी मैंने बताया कि व्हाट आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द मास, सो वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बाकी जो है प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक्सटेंसिव टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव, सो डेंसिटी तो इंटेंसिव हो गई।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉल्यूम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बाकी के 3 जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं? हीट, वर्क, एनर्जी इज द पाथ फंक्शंस। तो बचा कौन सा? थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी एंड स्टेट पे डिफाइंड होती है, थर्मल कंडक्टिविटी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ फंक्शन। बाकी हीट, वर्क एंड एनर्जी, एनर्जी भी को भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड वर्क आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंसिडर्ड एज अ पाथ फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the properties given below is an intensive property of the system? इंटेंसिव पूछा है, which are independent of the mass, ठीक है। तो कंपोजिशन, जो मैंने अभी टेबल दिखाया था आपको, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हार्डनेस भी, हार्डनेस एंड कंपोजिशन 2 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, मे बी इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन एंड हार्डनेस आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बाकी वॉल्यूम डिपेंड ऑन द मास, ये जो राइट कर रहा हूं मैं क्लिक, ये बचे हुए 3 जो है ना, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बार वापस मैं वो आपको टेबल दिखा देता हूं। सो इंटेंसिव में कॉन्सेंट्रेशन, कंपोजिशन भी आता है, ठीक है, कंपोजिशन, ओके। कॉन्सेंट्रेशन, कंपोजिशन, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वाले तो सभी है, प्रेशर, मोलरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, डेंसिटी, हार्डनेस, कलर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो इतने सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करते रहना। थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ, ये हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इंटेंसिव में कंपोजिशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला है? थर्मोडायनामिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? थर्मोडायनामिक वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी, बराबर है प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, इनका इंटीग्रेशन होता है वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क हम जिसे बोलते हैं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रेशर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंपल है, P यानी dV का, ये दोनों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगा है। सो थर्मोडायनामिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब प्रेशर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स प्रेशर, एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स ए चेंज इन वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। और एक बात, अगर पीवी डायग्राम हम निकालते हैं, यहाँ पे जो है पीवी ए टू बी, तो पीवी में जो एरिया डिनोट करता है ना यहाँ पे, तो एरिया मतलब क्या? वर्क। एरिया अंडर पीवी डायग्राम डिनोट्स या फिर शोज वर्क डन। और सेम अगर एरिया अंडर टीएस डायग्राम की अगर बात करें, एरिया अंडर टीएस डायग्राम गिव्स यू हीट सप्लाइड, हीट ट्रांसफर, ठीक है। एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन, एरिया अंडर टीएस डायग्राम गिव्स क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कंडीशन ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज व्हाट? रिवर्सिबल साइकिल मतलब क्या? एक यहां से सी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी एक प्रोसेस है, पॉइंट ए से बी जा रहा है, तो वो प्रोसेस या फिर साइकिल रिवर्सिबल कैसे होती है? अगर ए से बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं वापस बी से ए, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग पे इसका कोई भी इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अगर नहीं हुआ दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्स हो सकती है विदाउट एनी चेंज इन इफेक्ट, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड एज वेल एज सराउंडिंग, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई चेंज होता है एनवायरमेंट पे या फिर सिस्टम में, तो ऑब्वियसली वो इरिवर्सिबल साइकिल हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शंस देखते हैं हम। The pressure temperature of the working substance must not differ appreciably from those of the surrounding at any stage in the process. Obviously, कंडीशन क्या है? रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी चीजें होती है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। सो मस्ट नॉट डिफर, तो सही है, ये तो आना चाहिए, बराबर है।
ऑप्शन बी, ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। ऑब्वियसली एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होनी चाहिए रिवर्सिबल के लिए। सी ऑप्शन क्या है, द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। ऑब्वियसली फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन होता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। सी भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर द कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगेन एक्सप्लेनेशन क्या दिया है देखते हैं। साइकिल इज रिवर्सिबल इफ इट इज बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल। Any process is said to be reversible if the system and surrounding are restored to initial condition without leaving the net effect on the surrounding and system as well as। क्या बोला है, वही मैंने जो अभी बोला था कि जो भी कंडीशन है वो रिस्टोर्ड होना चाहिए, रिस्टोर्ड टू द इनिशियल कंडीशन विदाउट लिविंग द नेट इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ना ही आपके सिस्टम पे ना ही सराउंडिंग पे। अगर ए टू बी जा रही है और अगर रिवर्स करते हैं बी टू ए तो वो विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल की ये तीन कंडीशन है, प्रेशर टेम्परेचर वर्किंग सबसे मस्ट नॉट डिफर, फिर स्लो होना चाहिए और उसके बाद फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 10 का डी, ऑल ऑफ द अबव। 11th देखते हैं। एयर इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर सच दैट the volume changes from 0.2 to 0.02 meter cube. Okay, the initial pressure is 200 kilopascal. If the pressure is constant, the approximate work is what? क्या पूछा है हमें, approximate work पूछा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट दिया है, क्या दिया है, द प्रेशर इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होगा, V। तो वॉल्यूम क्या दिया है, सी वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, तो V1 क्या था 0.2 मीटर क्यूब, V2 क्या था 0.02 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो यहाँ पे क्या आएगा P इंटू डी। तो P कितना है 200 इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे V2 माइनस V1 आएगा राइट, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है। तो 200 इंटू V2 क्या था 0.02 माइनस V1 था 0.2। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा आंसर, तो करेक्ट आंसर इसका होगा -36 किलो जूल। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगा वर्क। ए इज द राइट आंसर। सिर्फ आपको ये पीडीवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट दिया है, चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं 0.2 माइनस 0.02 करते, तो ये नहीं करना आपको। चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, तो हमें चेंज इन वॉल्यूम अगर लेना है ना तो V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी के साथ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनल एनर्जी is a function of temperature as well as enthalpy जो होता है it is also a function of temperature। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एंथैल्पी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। ये ओनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओनली। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली एज वेल एज एंथैल्पी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके 13 क्वेश्चन। इन रेफरेंस टू थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज रिक्वायर्ड टू हैव व्हाट। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं हम, कि कोई भी सिस्टम इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, जब वो मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में तीनों में हो। ठीक है, अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो मतलब जो फोर्सेस वगैरह है ये बैलेंस हो जाए, फोर्सेस कपल्स ये बैलेंस हो जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम में हो मतलब जो कंपोजिशंस है वो रिएक्शंस वगैरह बैलेंस हो जाए, और थर्मल मतलब टेम्परेचर वगैरह सब कुछ भी ये बैलेंस हो जाए। तो अगर ये तीनों कंडीशंस, ये पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं तो देन सिस्टम इट इज नोन एज, इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ सिस्टम if it is in mechanical, chemical and thermal equilibrium then it is also in, then it is called as in thermodynamic equilibrium। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0 इन द इक्वेशन ऑफ pv रेज़ टू n इक्वल टू c। ये क्या है, pv रेज़ टू n इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये pv रेज़ टू n इक्वल टू c, देन द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट। इफ द वैल्यूज ऑफ n इज 0
ओके, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0 मतलब क्या, पी वी रेस टू 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v रेस टू 0 समथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, तो प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, पीवी डायग्राम। अभी यहाँ पे मैं प्रोसेस निकालता हूँ 0, 1, n, गामा और इंफिनिटी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 होती है तो ये कांस्टेंट प्रेशर हुई, जैसे अभी बताया मैंने। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 होती है, 1, पी वी रेस टू 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हुई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये हुई आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर इज, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज n की वैल्यू है हमारी 1। अगर n आती है, वैल्यू n की n आती है, पी वी रेस टू n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस, पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक हो जाएगी। और इन्फिनिटी, n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रहती है तो ये हुई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। वापस एक बार अगर ड्रॉ करता हूँ बड़े स्क्रीन पे, पीवी हुआ ये हमारा, और ये देखो 1, 2, 3, 0, 1, n, गामा एंड इंफिनिटी, ये हुई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बराबर, पीवी रेस टू 0, ये हुई कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल, n पीवी रेस टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी रेस टू गामा ये हुई एडियाबेटिक प्रोसेस, और पीवी रेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हुई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे सपोज हाई टेम्परेचर का कोई चीज पड़ा हुआ है, और एक डिवाइस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर करता है द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द टेम्परेचर विदाउट कॉन्टैक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। डिजिटल पायरोमीटर भी होता है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज व्हाट, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड मैक्सिमम। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करना है, 16 का ABCD जो भी है ये आपको आंसर करना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं ये आंसर करना है आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड वंस अगेन, अगर आप ONGC मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इट इज अवेलेबल ऑन Mygovtrack एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में भी ऐप अवेलेबल है, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक दी हुई है, तो आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज में टोटल 80 टेस्ट हम कवर करेंगे, और मोस्टली हमारा फोकस जो होगा वो कंसेप्ट्स के ऊपर होगा, बिकॉज अगर आपकी एक कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुकी है तो उस कंसेप्ट के बेस्ड जो भी 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे तो ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो 1100 प्लस हमने कंसेप्ट्स कवर की है थ्रू सॉल्यूशंस। टोटल 80 टेस्ट होंगे, 70 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 5 नॉन टेक्निकल, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हर एक टेस्ट के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स होंगे। आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी फ्री टेस्ट है, सैंपल टेस्ट है, और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं। अगर आप ONGC मैकेनिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी विद इनफ क्वांटिटी ये पैकेज आपको मिलेगा विद डिस्काउंटेड प्राइस, आप देख सकते हो। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम एक नया सब्जेक्ट या फिर नया चैप्टर हम देखेंगे। ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम ये सीरीज स्टार्ट ऑलरेडी की हुई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 इसका देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।